दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नन हिंदी का खोपड़ा साफ करने वाले हैं। बोले तो नन हिंदी का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में, बस इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो। दोस्तों, तू जिंदा है तो इससे जो भी पॉइंट बनते हैं सभी पॉइंट आपको बताएंगे, और ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है तू जिंदा है तो इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। विद्या का क्या नाम है? तो दोस्तों, विद्या का नाम कविता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण कठिन वर्ड का अर्थ भी देख लेते हैं। दोस्तों, जुल्म का अर्थ होता है अत्याचार करना, अग्नि का अर्थ होता है आग, कारवां का अर्थ होता है काफिला, जलजले का अर्थ होता है भूकंप, चमन का अर्थ होता है फुलवारी, कारवां को इंतजार है मंजिलों का, कारवां को इंतजार है मंजिलों का। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? दोस्तों, कवि स्वर्ग को जमी पर उतारने की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है ईदगाह, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इनके सारे बेसिक पॉइंट को हम देखने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ईदगाह के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। विद्या का नाम है कहानी। विद्या का नाम है कहानी। ईदगाह कहानी है, दोस्तों, ईदगाह कहानी है बाल मनोवैज्ञानिक। ईदगाह कहानी है बाल मनोवैज्ञानिक। इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद। हामिद की उम्र 4 से 5 साल होगी। बस, हामिद की दादी का नाम अमीना था। हामिद की दादी का नाम अमीना था। अमीना ईद के दिन उदास थी। अमीना ईद के दिन उदास थी। आगे के पॉइंट को देखते हैं। हामिद का पिता हैजे के कारण मर गए थे। हामिद का पिता हैजे के कारण मर गए थे। हामिद की माँ इसी दुख में पीली होती होती मर गई थी। हामिद का मित्र मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, ये सभी थे। हामिद का मित्र मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, ये सभी थे। ईद आई थी 30 रोज़ों के बाद। ईद आई थी 30 रोज़ों के बाद। ईद के दिन लड़के ज़्यादा खुश थे। सबसे ज़्यादा हामिद खुश थे। हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे, जबकि महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ये सभी इनके दोस्त हैं। हामिद के पास 3 पैसे थे और इनके दोस्त महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ईदगाह में छाया था। दोस्तों, ईदगाह में छाया था इमली के पेड़ का। ईदगाह में छाया था इमली के पेड़ का। नेक्स्ट पॉइंट है हामिद दादी से बोला। हामिद दादी से बोला, तुम डरना ना अम्मा, तुम डरना ना अम्मा। हामिद ने दादी से बोला। महमूद ने खरीदा सिपाही। महमूद ने खरीदा था सिपाही। मोहसिन ने खरीदा था भिश्ती। मोहसिन ने खरीदा था भिश्ती। सम्मी ने खरीदा था खंजरी। नूर ने खरीदा था वकील। रेबड़ी मिठाई लिया था मोहसिन ने। सब खिलौने बने थे मिट्टी के। सब खिलौने बने थे मिट्टी के। सब खिलौने 2 पैसे के थे। सब खिलौने 2 पैसे के थे। हामिद ने खरीदा था चिमटा। हामिद ने खरीदा था चिमटा। हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा था। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ चुका है कर्मवीर। दोस्तों, कर्मवीर के लेखक हैं हरिओद। कर्मवीर के लेखक हैं हरिओद। विद्या का नाम है कविता। कर्मवीर धूप को चांदनी बना देते हैं। कर्मवीर असंभव को संभव बना देते हैं। कर्मवीर कार्बन को
हीरा बना देते हैं। कर्मवीर जंगल में महामंगल मचा देते हैं। कर्मवीर कांच को रतन बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मवीर मरुभूमि में नदी बहा देते हैं। कर्मवीर मरुभूमि में भी नदी बहा देते हैं। कर्मवीर आज के काम को आज करते हैं। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं परिश्रम से। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं परिश्रम से। कर्मवीर पर्वत को सड़क बना देते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर आपके सामने है, बाल गोविंद भगत। देखते हैं इसके सभी पॉइंट को। दोस्तों इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। विद्या का नाम है रेखा चित्र। भगत की उम्र थी 60 वर्ष से ऊपर। भगत जी मंझले कद के सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति था। भगत जी गृहस्थ थे लेकिन साधु जैसे दिखते थे। भगत जी गृहस्थ थे लेकिन साधु जैसे दिखते थे। भगत जी सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। भगत जी सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। भगत जी जाड़े में, भगत जी बोले तो बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत जाड़े में काली कंबली ओढ़ते थे। काली कंबली ओढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भगत जी साहब मानते थे कबीर को। भगत जी साहब मानते थे कबीर को। भगत गाते थे कबीर के गीतों को। भगत गाते थे कबीर के गीतों को। भगत की प्रभाती दिखती थी कार्तिक से फागुन तक। कार्तिक से फागुन तक भगत जी की प्रभाती दिखती थी। भगत के पुत्र सुस्त और बोदा था। भगत के पुत्र सुस्त और बोदा था। भगत के पुत्र थे मात्र एक। भगत के पुत्र थे, अर्थात बाल गोविंद भगत के पुत्र थे मात्र एक। भगत के पतोहू सुशील थी। भगत के पतोहू सुशील थी। भगत बेटे की मृत्यु पर खुशी में गीत गाए थे। भगत बेटे की मृत्यु पर खुशी में गीत गाए थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल चुका है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसी वजह से वे खुशी में गा रहे थे। भगत ने पतोहू को भाई के साथ मैके भेज दिया। भगत के साहब का घर 4 कोस दूर था। भगत के साहब का घर 4 कोस दूर था। भगत जी हर साल गंगा स्नान करने 30 कोस पैदल चलकर जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम गांव के लोग खेतों में काम करते थे। आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग खेतों में काम करते थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर और 5वां चैप्टर है हुंड्रू का जलप्रपात। देखते हैं इनके सभी पॉइंट को। दोस्तों हुंड्रू का जलप्रपात के लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। विद्या का नाम है यात्रा वृतांत। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा है। लेखक घूमने गए थे अगस्त के महीने में। रांची से पुरुलिया वाली की दूरी 14 मील थी। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी 13 मील थी। रांची से हुंड्रू की दूरी 27 मील थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्वर्ण रेखा से हुंड्रू की दूरी, अब स्वर्ण रेखा से पूछ रहे हैं। स्वर्ण रेखा से हुंड्रू की दूरी 50 मील थी। स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में है। झरने की ऊंचाई थी 243 फुट। झरने की ऊंचाई थी 243 फुट। झरने की पानी 243 फुट से गिरकर 20 फुट उछलता था। झरने की पानी 243 फुट से गिरकर 20 फुट उछलता था। हुंड्रू का पानी चक्कर काटता है सांप की तरह। हुंड्रू का पानी छलांग भरता है हिरन की तरह। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, छठा चैप्टर आपके सामने है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे। दोस्तों इसका पहला पॉइंट, इसके लेखक हैं बिहारी, रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। विद्या का नाम है कविता। बिहारी के दोहे कविता है। बिहारी कवि है श्रृंगार रस के। सच्चा व्यक्ति वह है, यानी कवि बिहारी के अनुसार सच्चा व्यक्ति वह है जिसका पवित्र हृदय हो।
जिसका हृदय पवित्र हो वो सच्चा व्यक्ति होता है बिहारी के अनुसार। नाम से जुड़ा होता है गुण, नाम से जुड़ा होता है गुण। आगे है, मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता गुण के बिना, मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता गुण के बिना। कनक का अर्थ होता है सोना या धतूरा, कनक का अर्थ होता है सोना या धतूरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ चुका है और 7वां चैप्टर है ठेस। ठेस दोस्तों, ठेस से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट हैं और जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेखक। दोस्तों ठेस के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। विद्या का नाम है कहानी। इस कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन। सिरचन को लोग कामचोर, बेकार, चटोर समझते थे। ठेस कहाँ की कहानी है तो मिथिलांचल की कहानी है। ठेस कैसी कहानी है तो आंचलिक कहानी है। मिथिलांचल की कहानी है, आंचलिक कहानी है। सिरचन जाति का क्या था तो दोस्तों सिरचन जाति का कारीगर था। सिरचन क्या बनाते थे दोस्तों, सिरचन चिक, शीतल पाटी, कुश, आसानी आदि बनाते थे। ठेस कहानी में पात्रों की संख्या है 5। ठेस कहानी में पात्रों की संख्या है 5 लेखक को छोड़कर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। मोहर छाप वाली धोती का दाम कितना था? मोहर छाप वाली धोती का दाम 8 रुपया था। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? दोस्तों सिरचन को पान का बीरा मानू ने दिया था। सिरचन किसे बेपानी कर दिया था? सिरचन किसे बेपानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। मानू कौन थी तो मानू लेखक की बहन थी। सिरचन को स्टेशन पर किसने देखा? सिरचन को स्टेशन पर लेखक ने देखा था। सिरचन मानू को स्टेशन पर क्या दिया था? सिरचन मानू को स्टेशन पर क्या दिया था तो शीतल पाटी दी थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ चुका है बच्चे की दुआ, जो कि 8वां चैप्टर है। देखते हैं इसके बेसिक पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट लेखक। इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। विद्या का नाम है प्रार्थना गीत। बच्चे की तुलना की है फूल से। बच्चे की तुलना की गई है इस कविता में फूल से। अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं है। अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है। बच्चे की तमन्ना है इंसान बनने की। बच्चे की तमन्ना है इंसान बनने की। जीनत का अर्थ शोभा होता है। नेक का अर्थ अच्छा होता है। कविता को उर्दू में नज्म कहते हैं। इल्म का अर्थ शिक्षा होता है। लब का अर्थ होंठ होता है। इन सभी पॉइंट को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए, हुबहू पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है और 9वां चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग। दोस्तों अशोक के शस्त्र त्याग से जितने भी वीवीआई पॉइंट बनते हैं उन सभी को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेखक। दोस्तों अशोक के शस्त्र त्याग का लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। विद्या का नाम है एकांकी। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है तो एकांकी है। कलिंग का युद्ध 4 साल से चल रहा था। कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी। मगध का राजा अशोक था। बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। शस्त्र का अर्थ होता है, शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार अर्थात तलवार, चाकू आदि। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार अर्थात बम, तीर, बंदूक आदि। अशोक का सेना पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। अशोक का सेना पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। 10वां चैप्टर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। दोस्तों ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इनसे संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका लेखक कौन है। दोस्तों लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये बिहार से संबंधित है। विद्या, विद्या का नाम है निबंध। दोस्तों ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये क्या है तो दोस्तों ये निबंध है। अनोखा वरदान कहा गया। दोस्तों अनोखा वरदान किसे कहा गया? ईर्ष्या को कहा गया। अनोखा वरदान ईर्ष्या को कहा गया क्योंकि ईर्ष्या हर किसी के हृदय में होता है,
चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी के हृदय में ईर्ष्या नाम का चीज़ जन्म लेती है। इसीलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया। वकील साहब ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वकील साहब ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वकील साहब जलते थे बीमा एजेंट वाले से। वकील साहब जलते थे बीमा एजेंट वाले से। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। निंदक तो बाजार की मक्खियां है। निंदक तो बाजार की मक्खियां है, ये बात नित्शे ने कहा था। नित्शे ने कहा था, निंदक तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका है कबीर के पद 11वां चैप्टर। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका लेखक। दोस्तों इसका लेखक है कबीर दास। विद्या का नाम है कविता। कबीर थे निर्गुणवादी, यानी भक्ति काल के कवि थे। कबीर ने ईश्वर का निवास बताया था हृदय में। कवि ने अर्थात कबीर दास ने ईश्वर का निवास बताया था हृदय में। कबीर का स्वभाव था अक्खर। कबीर की भाषा थी साधुकड़ी। कबीर सच्चा व्यक्ति माना मानव सेवा करने वाले को। कबीर सच्चा व्यक्ति माना मानव सेवा करने वाले को। मोको का अर्थ होता है मुझको। मोको का अर्थ होता है मुझको, और इस शब्द का प्रयोग खुदा के लिए किया गया था। कागज का अर्थ होता है कागज। कागज का अर्थ होता है कागज। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, आप कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने 12वां चैप्टर विक्रमशिला। दोस्तों विक्रमशिला से संबंधित सभी पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों इसके लेखक हैं पापू वी शाह। पापू वी शाह। विद्या का नाम है निबंध। विद्या का नाम है निबंध। शिक्षा का केंद्र बना, यानी विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र बना बौद्ध काल में। विक्रमशिला को सर्वनाश किया तुर्की ने 13वीं शताब्दी में। विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था 8वीं शताब्दी में। विक्रमशिला में छात्रों की संख्या 10,000 थी। विक्रमशिला में छात्रों की संख्या 10,000 थी। विक्रमशिला में शिक्षकों की संख्या 1,000 थी। विक्रमशिला है संस्कृत विश्वविद्यालय। विक्रमशिला क्या है? तो दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला में विद्यालय की संख्या कितनी थी? तो 5। विक्रमशिला में विद्यालय की संख्या थी 5। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है आपका 13वां चैप्टर दीदी की डायरी। दोस्तों इसके लेखक हैं पापू वी शाह। लेखक हैं पापू वी शाह। विद्या का नाम है डायरी। इसके सभी पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों रोज नामचा। रोज नामचा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों रोज नामचा का अर्थ होता है रोज करने वाला काम, यानी रोज वाली काम। रोज नामचा का अर्थ होता है। सत्य के प्रयोग के लेखक हैं। दोस्तों सत्य के प्रयोग के लेखक हैं गांधी जी। संजू पढ़ती है कक्षा 8 में। संजू पढ़ती है कक्षा 8 में। संजू को शौक़ है किताबें पढ़ने का। संजू को उपहार में मिलता था किताबें। संजू पिकनिक मनाने गई थी 3 जनवरी 1997 को। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली गांधी जी से। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली गांधी जी से। संजू का हौसला बढ़ाया माता पिता ने, और संजू ने डायरी लिखना शुरू की दीदी की डायरी को पढ़कर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो है आपका 14वां चैप्टर पीपल। 14वां चैप्टर है पीपल। इसके सभी पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। पीपल के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। विद्या का नाम है कविता। पीपल का पेड़ मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़ मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़ पूजनीय है। दोस्तों पीपल का पेड़ पूजनीय है क्योंकि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है। पीपल कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पक्षियों का गायन प्रारंभ होता है बरसात में। पक्षियों का गायन प्रारंभ होता है बरसात में। पावस का अर्थ होता है वर्षा। कानन का अर्थ होता है जंगल। तमाल का अर्थ होता है एक सदाबहार पेड़।
वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 15वां चैप्टर, दीनबंधु निराला। दोस्तों दीनबंधु निराला, इसके लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय, विद्या का नाम है संस्मरण। दीनबंधु निराला उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। दीनबंधु निराला उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे? तो दोस्तों ये कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि थे। कवि रहीम ने सूर्यकांत को दीनबंधु भगवान कहा। कवि रहीम ने सूर्यकांत त्रिपाठी को दीनबंधु भगवान कहा, क्योंकि ये हमेशा दीनबंधुओं की मदद करते थे। निराला जी दूर रहते थे विषय वासना से अर्थात नारी से। निराला जी दूर रहते थे विषय वासना अर्थात नारी से। बेलूर मठ कहाँ है? दोस्तों बेलूर मठ कोलकाता में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 16वां चैप्टर, खेमा। दोस्तों खेमा से संबंधित सभी पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों इसका लेखक है पापू वीसा। विद्या का नाम है कहानी, और ये कैसे कहानी है? तो बाल मजदूरी। खेमा का पिताजी बहुत ही गरीब थे। खेमा का पिताजी बहुत ही गरीब थे। खेमा का पिता खेमा को बेच दिया था। खेमा का पिता बहुत ही गरीब थे, इसीलिए खेमा का पिता खेमा को बेच दिया था। खेमा को बेचा गया था कसारा के होटल में। खेमा को बेचा गया था कसारा के होटल में। कसारा क्या करते थे? दोस्तों कसारा होटल चलाते थे चाय का। खेमा कहाँ काम करता था? कसारा के यहाँ उसके होटल में। खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों खेमा है। खेमा कहानी का मुख्य पात्र है खेमा। खेमा 8-9 वर्ष का बाल श्रमिक था। खेमा 8-9 वर्ष का बाल श्रमिक था। खेमा को कसारा के चंगुल से बचाया। खेमा को कसारा के चंगुल से बचाया लेखक ने। किसने? लेखक ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है 17वां चैप्टर, खुशबू रचते हैं हाथ। दोस्तों इसके लेखक हैं अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ, इसके लेखक हैं अरुण कमल। विद्या का नाम है कविता। सफलता का राज है श्रम। सफलता का राज है श्रम। सफलता की जननी है श्रम। खुशबू रचते हैं हाथ का अर्थ होता है श्रम से कठोर हाथ। श्रम से कठोर हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात श्रम से कठोर हाथ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका हौसले की उड़ान। 18वां चैप्टर, हौसले की उड़ान। दोस्तों इसका लेखक है पापू वीसा। लेखक है पापू वीसा। विद्या का नाम है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष। दोस्तों बिहार की बेटियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। दोस्तों बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी है। बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी है। इसमें कुछ बिहार की प्रमुख बेटियों के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहला है सोनी। सोनी जो है एथलेटिक्स है। सोनी एथलेटिक्स है। इसका जिला कैमूर पड़ता है। सोनी का जिला कैमूर पड़ता है। इसके पिता विष्णु तिवारी थे। इसके पिता विष्णु तिवारी थे। सोनी 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में जिला में प्रथम, राज्य में प्रथम और राष्ट्रीय स्तर में चौथा स्थान प्राप्त की थी और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया था। आगे है दूसरी बिहार की बेटी गुड़िया। दोस्तों ये जो गुड़िया है इसका ज़िला रोहतास पड़ता है। दोस्तों गुड़िया रोहतास ज़िले की है। इसका पिता मोहम्मद यासीन थे। इसका पिता मोहम्मद यासीन थे। इन्हें पढ़ने पर रोक लगाया गया था। गुड़िया को पढ़ने पर रोक लगाया गया था। इन्होंने अपने माता पिता को घर में बंद कर खुद स्कूल में जाकर नामांकन करवाई थी। इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से घुमा के पूछ दिया जाता है आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका कदम। ये बिहार की तीसरी बेटियां है कदम। दोस्तों कदम का जो ज़िला है ये ज़िला मुंगेर अर्थात बख्तियारपुर से संबंधित है। कदम का जो ज़िला है वो है मुंगेर बख्तियारपुर। दोस्तों इन्होंने एक अच्छा काम किया था कदम ने कि बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन की और काम को बंद करवाया। दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन की और काम को बंद करवाया किसने?
कदम ने, और कदम का जिला पड़ता है मुंगेर। आगे है चौथी बेटी जैनब। कौन है? जैनब। दोस्तों जैनब का जो जिला है वो शिवहर पड़ता है। जैनब का जिला शिवहर पड़ता है। इसके दादा मोहम्मद अब्दुल रहमान जो कि 94 वर्ष के थे। इसके पिता मंसूर खान, उसके बाद इसकी माता फूल बीबी है। दोस्तों ये सभी हैं, लेकिन इन सभी ने, इसके दादा, माता पिता सभी ने जैनब खान की पढ़ाई पर रोक लगा दी, यानी तीसरी कक्षा के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। किसका? तो जैनब का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर से संबंधित सभी पॉइंट को देखते हैं। लेखक है पापू विसा। विद्या का नाम है जीवनी। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर बिहार में हुआ था। इसके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था, माता का नाम राम दुलारी देवी थी। बचपन बीता, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर का बचपन बीता खेल कूद में, पशु चराने में, गीत गाने में। इसका शौक़ था, जननायक कर्पूरी ठाकुर का शौक़ था डफली बजाने का, गीत गाने का। दोस्तों इसकी विद्या प्रारंभ हुई तो दोस्तों 6 वर्ष की उम्र में विद्या प्रारंभ हुई। 6 वर्ष की उम्र में विद्या प्रारंभ हुई और मैट्रिक पास की 1940 में, इंटर पास की 1942 में आर्ट्स से, पढ़ाई छोड़ी 1942 में, अगस्त क्रांति में भाग लिया 1942 में, प्रधानाध्यापक की नौकरी की 30 रुपये प्रति महीने के रूप में। दोस्तों प्रधानाध्यापक की नौकरी की 30 रुपये प्रति महीने के रूप में। आगे देखते हैं इसके पॉइंट को। दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे एक बार 1967 में। जननायक कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे एक बार 1967 में। मुख्यमंत्री बने 2 बार 1970 और 1977 में। नेता के पक्ष से हटाया गया 12 अगस्त 1987 को। इसका निधन हुआ था 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 20वां चैप्टर, झांसी की रानी। दोस्तों झांसी की रानी, इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। विद्या का नाम है कविता। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का शौक़ था शिकार करना, सेना को घेरना। विवाह हुआ, यानी लक्ष्मीबाई का जो शादी हुआ था वो झांसी के महाराजा से हुआ था। कानपुर के नाना की बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई विरोध किया था अंग्रेजों का। सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई अवतार थी दुर्गा की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के समय उसकी उम्र थी 23 वर्ष। पुरानी तलवार चमक उठी सन 57 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 21वां चैप्टर, चिकित्सा का चक्कर। इसके लेखक हैं बेढब बनारसी। विद्या का नाम है हास्य व्यंग। लेखक की उम्र, यानी बेढब बनारसी, लेखक की उम्र है 35 वर्ष, हट्टा कट्ठा, लेकिन एक बार भी बीमार ना पड़ा था। लेखक को बीमार होने की इच्छा हुई। लेखक ने खाया था 12 पूड़ी, 6 रसगुल्ला, आधा पाव मलाई। लेखक को पेट में दर्द हुआ 3 बजे नाभिक के नीचे। लेखक को दर्द होने का कारण था गरिष्ठ खाना खाने से। चूहानाथ कातरजी क्या थे? तो दोस्तों डॉक्टर थे। डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है, जैसे स्त्रियों की सौंदर्यता रात में बढ़ जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 22वां चैप्टर, सुदामा चरित्र। 22वां चैप्टर है सुदामा चरित्र। इसके लेखक हैं नरोत्तम दास जो कि कवि थे। विद्या का नाम है कविता। यानी सुदामा चरित्र क्या है? कविता है। सुदामा और कृष्ण बाल शाखा थे, यानी मित्र थे।
सुदामा और कृष्ण। सुदामा भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। सुदामा भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था सुदामा के पत्नी को। अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था सुदामा के पत्नी को। सुदामा कृष्ण से मिलने गए थे द्वारिका। सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे। सुदामा कृष्ण के यहाँ क्या लेकर गया था? 1.25 सेर चावल लेकर गया था। सुदामा कृष्ण के यहाँ 1.25 सेर चावल लेकर गया था। सुदामा के पैर धुल गए कृष्ण के आंसू से। सुदामा के पैर धुल गए थे कृष्ण के आंसू से। अब देखते हैं 23वां चैप्टर, राह भटके हिरन के बच्चे को। दोस्तों ये आपके बुक का अंतिम चैप्टर है, 23वां चैप्टर, राह भटके हिरन के बच्चे को। दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर नी वियतनाम। दोस्तों विद्या का नाम है कविता। राह भटके हिरन के बच्चे को विद्या का नाम क्या है? कविता, जो कि अत्यंत मार्मिक कविता है। हिरन के बच्चे के लिए दुखी है कवि। हिरन के बच्चे के लिए दुखी है कवि। जाड़े में पहाड़ पर रो रहा था। जाड़े में पहाड़ पर रो रहा था हिरन का बच्चा, अपने माँ से बिछड़ गया था। माँ से बिछड़ गया था हिरन का बच्चा। राह भटक गया था हिरन का बच्चा। वेदना का अर्थ होता है दुख और पीड़ा। वेदना का अर्थ होता है दुख और पीड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।